हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिलेक्शनपुर के यूट्यूब चैनल पे। सिलेक्शनपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे हिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे या मीन हिस्ट्री के अंदर बोल सकते हैं प्राचीन इतिहास आता है। प्राचीन इतिहास से जो वैदिक सभ्यता है, प्राचीन इतिहास में बोल सकते हैं जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो बिना देर किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। बोल सकते हैं दूध से जितनी भी चीज़ बनती है वो सारे के सारे वैदिक आर्यों के द्वारा भोजन बनाया जाता था। तो जैसे बोल सकते दूध तो हो ही गया, दही, घी, पनीर, ये सारा के सारे उल्लेख आपको वैदिक आर्यों को ऋग्वेद में आपको मिलेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ, और जौ को और किस नाम से बोला जाता है? यव डालकर क्षीर पकदोन तथा दही बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं किया गया है। इस चीज़ को आपको पॉइंट आउट करना होगा, चावल और नमक का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ था? जौ था जो कि सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो देखिए, तो जौ को मैंने आपको बताया, जौ को हम लोग क्या कहते हैं? यौ कहते हैं। और इसका साक्ष्य आपको कहाँ मिला है ये कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यूज किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए ऋग्वैदिक लोग थे जो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किए थे? तांबे धातु का प्रयोग किए थे। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का भी उल्लेख मिलता है। किस धातु का नाम? अयस धातु का नाम का उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। अभी तो कोई इसको जान नहीं पाया है। कुछ विद्वान इसे तांबा बताते हैं और कुछ विद्वान क्या बताएं? कांसा बताते हैं और या लोहा बताते हैं। पर ये चीज़ आप जान लीजिए कि लोहा के बारे में ऋग्वैदिक लोग नहीं जानते थे। तो क्या लोहा से कोई परिचित नहीं था? तो उस समय तक तो कोई परिचित नहीं था। उसके बाद हो सकता है परिचित होंगे, तो मैं आपको आगे क्लास में जो बताऊंगा। क्योंकि देखिए बच्चा, आपको बता दूं कि सारे के सारे क्लास अगर आप इस पे ही मैं इकट्ठा बता दूं तो ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जैसे अगर आप घर बनाते हैं तो घर में क्या होता है, ईंटा के एक एक ईंटा जोड़ते जाते हैं। अगर एक दिन में अगर ईंटा जोड़ दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि घर या तो बहुत जल्दी गिर जाएगा या तो बनेगा तो कुछ समय तक रहेगा। तो थोड़े समय के लिए आपके पास ज्ञान रहेगा। तो ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जो आपको कामना है। तो वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आर्य गुरु के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग होने किया या वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका प्रमुख कारण था जो सफल रहने का संघर्ष इन्होंने इतना ज़्यादा किया कि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने किया था। इस वजह से इतने दिनों तक सफर इन लोग ने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में माना जाता है कि मानव जीवन के 4 अवस्था में विभाजित करें। ठीक है, तो पहला अवस्था था जो था ब्रह्मचर्य। क्या था पहला जो था? ब्रह्मचर्य। तो उसे कितने वर्ष के लिए दिया गया? 25 सालों के लिए। फिर ब्रह्मचर्य के बाद क्या था? गृहस्थ जिंदगी। ये कितने सालों के लिए था? ये भी 25 दिनों के लिए था। तो टोटल कितने होंगे? 50 वर्ष। हाँ, वानप्रस्थ के लिए था 50 वर्ष। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आपका 75 वर्ष में आप संन्यास के लिए चले जाइए। ठीक है, ये कहाँ आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा जबलोपनिषद में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा? जबलोपनिषद में आपको मिलेगा। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करके रखना है बच्चों। देखिए, इन्होंने क्या किया, जो हिंदू धर्म शास्त्र थे, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। 100 वर्ष को इन्होंने प्रत्येक आश्रम को क्या किया? 25-25 वर्षों में अवधि में निर्धारित कर दिया, यानी कि बांट दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो उस समय वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे आधारित थी? अभी तो जन्म के हम लोग जब अभी इस समय हैं वो जन्म पर थे। तो उस समय क्या थी? उस समय था जो बेटा, ये व्यवसाय के आधार पर था। जैसे जो व्यक्ति, मान लीजिए सपोज करिए आप अगर शिक्षा का काम कर रहे हैं तो आप एक ब्राह्मण हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बचाने का काम कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप कोई और शिक्षा का काम कर रहे हैं, टीचर हैं आप, तो एक आप क्या हैं? ब्राह्मण हो गए। अगर आप किसी को बचाने का काम कर रहे हैं तो आप एक क्षत्रिय हो गए। अगर आप व्यवसाय का काम कर रहे हैं तो आप एक क्या हो गए? आप ये हो गए, इसे क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए हमको। और जो कोई मतलब सपोज करिए जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। किसमें उल्लेख है आपका? ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि क्या पुष्टि होता है? कि जो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। हाँ, अधिकांश गायों के लिए होगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमको सही लगते हैं, तो इसको आप सही कर लीजिए। तो कुछ हम बातें पॉइंट्स जानते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट को हम समझते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक कार्यों को मुख्य रूप से पशु चारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु चारा कहा जाता है। गाय को के बारे में 176 बार उल्लेख किया गया है। उनकी अधिकांश युद्ध गायों को लेकर हुआ है। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय गतिविष्ट था गाय का। गाय के बारे में झगड़ा होना। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जो उस समय वैदिक लोगों के लिए गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। अगर वो कहीं भी जाते थे तो लोगों से, पुरोहित लोगों को जो दक्षिणा दिया जाता था वो गाय दिया जाता था। गाय खुद मांगते थे कि हमको गाय दीजिए या दासियां दीजिए। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे जमीन दीजिए या धन दीजिए। इन्होंने कहा कि सीधे सीधे बोलते थे कि मुझे गाय दीजिए। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर क्या दिया गया? गाय और दासियां होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति इनकी नहीं थी। भूमि के लिए तो इन्होंने विवाद ही नहीं किया कभी। ज़्यादा से ज़्यादा गायों के लिए इन्होंने विवाद किया। तो आप लोग समझ सकते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सबसे पहला यूरोपियन जो था, जो मैक्स मुलर जो था, उसने क्या किया? आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन बना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम आपसे यही बताएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे को हम लेके चलते हैं। तो मैक्स मुलर महोदय जी थे, ये आर्यों का आदि देश या मध्य एशिया, रोडस
बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से, मूलर जी कहते हैं पामीर के पठार से इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप बोल सकते हैं आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो संधि से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। कहाँ से? सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार को क्या बोला जाता है? मुखिया बोला जाता है, कि चुनाव में शामिल होते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समिति लोग ज़्यादा कर शामिल होते थे। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट को जानते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति के बारे में संपत्ति का 9 बार उल्लेख किया गया है। कितने बार? 9 बार उल्लेख किया गया है। संपत्ति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्ति करने वाले संस्था कहा गया। जैसे राजा था, जनजातीय सरदार का मुखिया के निर्वाचन एवं पुनः निर्वाचन में इसका महत्व योगदान होता था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। वो बलि देना नहीं, बलि एक नाम, वो बलि रखा गया। ठीक है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी क्या कहा जाता था? बागदूग या भाग दूध ये कहते थे, जबकि संग्रहिता को कोषा अध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर सी या डी या ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ऋग्वेद को गायत्री मंत्र ऋग्वेद को तृतीय मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। 20 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, आपकी गलती हो गया है, 20 हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन में सी नहीं, बी होगा यहाँ पे। तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया। यह मंत्र किसके लिए समर्पित है? सूर्य देव के लिए समर्पित है। भारतीय प्रतीक व उत्कृष्ट सत्य में जैसे लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय प्रतीक चिन्ह कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। सत्य में जयते जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे हम लोग भारतीय प्रतीक बोलते हैं। सत्य में जयते यानी सत्य पे ही विजय होता है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भले ही सत्य कुछ देर के लिए भटक जाए, पर सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किसने दी थी? ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्गी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए। धन्यवाद।